हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इतने सारे सवाल है बच्चों के दिमाग में। सर एक तो फीस ज्यादा है, अगर हम आउट ऑफ बिहार के हैं तो फिर हमारे लिए वहां तक ट्रेवल करना और फिर एग्जाम देना, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो हमें क्या सोचना चाहिए, फिर इसके सिलेबस सर कैसा है, कैसा होने वाला है, पैटर्न कैसा है, क्या होने वाला है, इतने सारे सवाल हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिहार के रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में 2023 के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली तो हैं। सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन उतने ही ज्यादा सिविल इंजीनियर्स के दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं और कई सारे थॉट प्रोसेसेस, और ये वो हर कैंडिडेट के दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं जो किसी भी जेई या एई की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। अचानक से फॉर्म आ जाना और फॉर्म में इतनी सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखना, और इन वैकेंसीज के देखने के बाद जब इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में देखता है बच्चा, तो फिर वापस से कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या मुझे इस वैकेंसीज के थ्रू आगे जाना या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस सीरीज में बात करने वाला हूं कि क्या ये वैकेंसीज का नंबर देखकर ही आपको उसकी तरफ डेविएट होना भी चाहिए या नहीं। क्या आपकी प्रिपरेशन किसी और जेई और एई के एग्जाम की जिसमें आप लगे हुए हो, क्या वो प्रिपरेशन आपकी अफेक्ट हो सकती है। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। क्रिस्टल क्लियर बात करूंगा कि क्या आपको सच में भी इस तरफ डेविएट होने की जरूरत है, अगर हां तो उसके क्या कारण होने चाहिए, अगर ना तो उसके क्या श्योर शॉट कारण होने चाहिए कि यस यू शुड नॉट बी डेविएटिंग, और आप जिस चीज में लगे हो उसी चीज में लगे रहिए। ये सारी चीजों पर बात करने वाला हूं, क्रिस्टल क्लियर, नो एनी डिफरेंट पैरामीटर्स टू बी डिस्कस्ड। बिहार एलआरसी रिक्रूटमेंट 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चल के उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे पास यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मतलब मैं नहीं कहता इसे कि ये बहुत ज्यादा गलत है या सही है, लेकिन जितना भी हमारे पास नोटिफिकेशन में बताया गया है, बताया जा रहा है संविदा बेसिस है, मतलब कि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब खराब है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बहुत अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। कंफ्यूजन हमेशा रहता है, उसी पर भी बात करेंगे। और हमेशा सबके लिए खराब नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। क्यों, वो बात करेंगे आगे हम। तो यहां पर हमारे पास संविदा बेसिस पर बताया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से सबसे पहली वैकेंसी है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो हमारे पास यहां पर स्पेशल जो है वो सेटलमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, और सेटलमेंट ऑफिसर की पोस्ट है मतलब थोड़ा सा ऊंचा ओहदा है। रिक्वायरमेंट भी वैसी ही है, सैलरी भी वैसी ही है, नंबर ऑफ पोस्ट भी उतनी ही कम है। 59,000 का पूरा मानदेय रहेगा, मतलब पूरी सैलरी रहेगी, जिसमें इंक्लूजन है कुछ आपके डिफरेंट इंटरनेट वगैरह के चार्जेस। रिक्वायरमेंट है आपके पास इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास वैकेंसी है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। ये हमारे पास इसका मतलब होता है स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर है, यहां भी आप देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। क्यों? क्योंकि ओहदा थोड़ा सा ऊपर है। यहां पर टोटल मिलाकर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं काफी ज्यादा नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू कितनी हमारे पास अमीन के लिए दी गई है। टोटल मिलाकर 758 वैकेंसीज है। टोटल सैलरी जो आपके पास क्रेडिट होने वाली 36,000 है। रिक्वायरमेंट क्या है? 3 साल का आपके पास यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। क्या ये जरूरी है कि डिप्लोमा ही होना चाहिए? नहीं, न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता है, ये न्यूनतम है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग से हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो एक और वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए वो है विशेष सर्वेक्षण अमीन। ये आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये स्पेशल सर्वेयर की पोस्ट है, जिसका ओहदा थोड़ा नीचे है, मतलब सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और फिर नीचे आ जाता है अमीन। तो उस केस में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है और साथ में हमारे पास टोटल जो सैलरी मिलने वाली है वो थोड़ा से कम हो जाएगा। यहां पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, कोई यहां पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए या उससे कुछ ज्यादा और आपका काम खत्म।
अब बात आती है इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक और वैकेंसी है क्लर्क की पोजीशन, जो सिविल इंजीनियर्स के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी यहां पर फाइनाइट मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के अंदर टोटल मिलाकर जितनी भी वैकेंसीज हैं उसकी आधी वैकेंसीज जितनी भी होंगी उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहां पर प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो उतनों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी सब बाहर। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें डिग्री या उसके अलावा हमारे पास कोई भी और दूसरी मान्यता नहीं मानी जाएगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। मतलब आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो यहां भी एलिजिबल हैं, यहां भी एलिजिबल हैं और इस कंडीशन में भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन दैट केस आपको तीनों के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। एग्जाम अगर ये कह रहे हैं कि तीनों के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, मतलब तीनों के लिए एग्जाम भी अलग होगी, अलग टाइम पर होगी, तो वो क्लैरिफिक जो है वो वहां पर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते। बात आती है यहां पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके पास, मैं आशा करता हूं आप सब लोग जो है वो 18 साल से ऊपर के होंगे और फिर मैक्सिमम लिमिट यहां तक जा रही है, तो इस रेंज के अंदर तो आप होंगे ही होंगे इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एई एंड जेई एग्जाम। यहां पर जो अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभदेय नहीं होगा, इसका मतलब यह कि आपका अनुभव कितने ज्यादा साल का है उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो यू विल बी काउंटेड, ज्यादा है तो भी उतना ही काउंट किया जाएगा, कम है तो भी उतना ही काउंट किया जाएगा, जितना मिनिमम बोला है उतने से इन्हें रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ सेंटर्स या ज्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पूरा का पूरा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे, अगर सही करते हैं तो, गलत करते हैं तो -1 मतलब नेगेटिव मार्किंग है। टोटल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, यहां पर 2.25 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो शुरू की 3 पोस्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए, वहां पर टोटल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 75 टेक्निकल होंगे, 25 नॉन टेक्निकल होंगे। कैसे पता चलेगा? दिस इज द कंप्लीट सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, कानूनगो रेवेन्यू ऑफिसर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर, अमीन, एक सर्वेयर की पोस्ट समझ लीजिए आप। 75 क्वेश्चन टेक्निकल के लेकिन इंजीनियरिंग लेवल के होंगे। जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल के होंगे। कानूनगो रेवेन्यू ऑफिसर में डिप्लोमा लेवल के 75 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज लेवल के होंगे। मतलब जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल या फिर आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। अमीन के लिए डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन होंगे 75 सिविल के, और डिग्री लेवल तक के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे 25। लिपिक जो क्लर्क की है वो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग जा रहा है हमारे पास। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म फिलिंग जब आप करते हैं तो ST ST और फीमेल के लिए जो यहां पर फीस है वो है 400 और 800 इज द फीस फॉर द अनरिजर्व्ड एंड द OBC कैंडिडेट्स। 13 अप्रैल से चालू हो चुके हैं फॉर्म फिलिंग, 12 मई तक चलेगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है। प्रपोज डेट ऑफ CBT अभी सूचित नहीं किया गया है, यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब जैसे ही इन्हें पता चलता है या इनके लिए एक सही टाइम बनता है डिसाइड करने का कि यस इन दिस पीरियड ऑफ टाइम हम कंडक्ट कर सकते हैं एग्जाम, फिर भी मान के चलिए जिस दिन फॉर्म फिलिंग होगी उसके 5 से 6 महीने के बाद आपके एग्जाम होने की संभावना है। अगर मई से बात करें तो 5 से 6 महीने मतलब अक्टूबर का समय आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इस पर आगे चर्चा करने वाला हूं। अक्टूबर का महीना अगर मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे एग्जाम हो सकता है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रूफ मतलब एज अ प्रूफ के फॉर्म में लेकर चलने पड़ेंगे। आपको 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अलग अलग कंडीशंस दे रखी, यू विल रीड इट वंस, पता चलेगा आपको। तो यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें कि ये सर वैकेंसीज निकली हैं, अब वैकेंसीज निकली है तो हमें अप्लाई भी करना है, फॉर्म की डेट आ गई है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ये इतने सारे सवाल है बच्चों के दिमाग में। सर एक तो फीस ज्यादा है, अगर हम आउट ऑफ बिहार के हैं तो फिर हमारे लिए वहां तक ट्रेवल करना और फिर एग्जाम देना, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो हमें क्या सोचना चाहिए, फिर इसके सिलेबस सर कैसा है, कैसा होने वाला है, पैटर्न कैसा है, क्या होने वाला है। इतने सारे सवाल हैं, मैं इस वीडियो में कंबाइन नहीं कर सकता। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें क्रिस्टल क्लियर बात करने वाला हूं कि एग्जाम के लिए व्हाट यू शुड डिसाइड और आपका वो डिसीजन आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं इस सेशन के थ्रू मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल समझा दी है। मैं अगले सेशन में बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में कि क्या आपको इसके थ्रू आगे जाना चाहिए या नहीं। तो अगले सेशन में बात करते हैं इन द कंप्लीट डिटेल। थैंक यू।